हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे चैनल पर। तो देखिए हम लोग यहाँ पर विजन आईएएस का टेस्ट कर रहे हैं, जिसमें कि यूपीएससी का टेस्ट 2025 के लिए अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं इस बार, तो ये इसका प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए इसमें देखेंगे। बहुत सारे टेस्ट कराए गए हैं और आज है टेस्ट नंबर 18। तो चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान संसद को संविधान के प्रावधानों को कानून द्वारा अनुपूरित करने की शक्ति देता है। वही दूसरा है कि संविधान निर्माताओं का उद्देश्य व्यापकता और भविष्य की अप्रत्याशित आवश्यकताओं दोनों को समाहित करना था। कौन सा सही होगा इसमें से? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? चलिए इसका आंसर बताइए, क्या हो जाएगा इसमें से? देखिए, संविधान की नम्यता एक महत्वपूर्ण प्रमाण है और वह क्या है कि वह भारत का संविधान संसद को संविधान के प्रावधानों को कानून द्वारा अनुपूरित करने की शक्ति देता है। और वही संविधान निर्माता एक व्यापक एवं समग्र संविधान बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि सभी अप्रत्याशित आवश्यकताओं, परिस्थितियों तथा प्रत्येक समय काल के लिए संविधान में विस्तृत प्रावधान रखना संभव नहीं था। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो दोनों की दोनों बातें जो है ये बिल्कुल सही साबित होती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी लगा देंगे कि दोनों के दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने होगा। सन 1838 में सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? केशव चंद्र सेन, सैयद अहमद खान, हेनरी विवियन डेरोजियो के अनुयायी या तो देवेंद्र नाथ टैगोर? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे। 1838 में सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हेनरी विवियन डेरोजियो के अनुयायी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। हाल ही में सुर्खियों में रहा सुगोसिन है एक क्या है? प्रोटीन जो एक्स गुणसूत्र को एक्स आकार में आबद्ध करता है। या तो दूसरा, ऐसे गुणसूत्र जिनके अंत में गुणसूत्र बिंदु यानी सेंट्रोमियर मौजूद होते हैं। तीसरा है ऐसे गुणसूत्र जिनका गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र को दो समान आकार की भुजाओं में पृथक करता है यानी कि अलग करता है। और चौथा क्या है? विशिष्ट संरचना जो हमारे नाभिक केंद्रक के अंदर हमारे आनुवांशिक डेटा को सावधानी पूर्वक सुरक्षित रखती है। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे। सुगोसिन। तो ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रोटीन जो एक्स गुणसूत्र को एक्स आकार में आबद्ध करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अब। क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता की समाप्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का कोई वयस्क आयु, पहला कथन है कि भारत का कोई भी वयस्क आयु और पूर्ण क्षमता का नागरिक अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ने की घोषणा कर सकता है। और दूसरा है, जब कोई व्यक्ति अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ देता है तो उस व्यक्ति के प्रत्येक अवयस्क बच्चे की नागरिकता भी समाप्त हो जाती है। तीसरा देखेंगे, तीसरा और चौथा। तीसरा है, पिछले दशक में भारतीय नागरिकता छोड़ने वाले नागरिकों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। चौथा है, स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता छोड़ने वाला व्यक्ति भारत के विदेशी नागरिक ओसीआई के लिए आवेदन करने हेतु पात्र नहीं है। कौन सा सही होगा? केवल एक, केवल दो, केवल तीन है तो सभी चार? चलिए ऑप्शन भी बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए, भारत का कोई भी वयस्क आयु और पूर्ण क्षमता का नागरिक अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ने की घोषणा कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, कोई आपत्ति नहीं किया गया है, जब मन उसको छोड़ सकता है। दूसरा है कि जब कोई व्यक्ति अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ देता है तो उस व्यक्ति के प्रत्येक अवयस्क बच्चे की नागरिकता भी समाप्त हो जाती है। बिल्कुल सही है, तो इसका भी हट जाएगा, जो अवयस्क हैं उसके, यानी कि 18 साल के पहले के। तीसरा कहता है कि पिछले दशक में भारतीय नागरिकता छोड़ने वाले नागरिकों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। तो ये कथन ऐसा कहना गलत है। ठीक है, अगर 2016 से लेकर 2021 तक का डाटा देखेंगे कभी आप, तो ऐसा कहना नहीं है, क्योंकि 2015 में 1,31,489 लोगों ने ऐसा किया था
वही फिर 1,41,000 हो गया था, और 2017 में फिर 1,33 हो गया, फिर 2018 में 34 हो गया, फिर 2019 में सिर्फ 44,000 रह गए, 2020 में 85,000, 2021 में फिर 1,63 हो गए। तो वृद्धि नहीं बल्कि घटता बढ़ता रहता है। तो तीसरा कथन गलत हो जाएगा। चौथा कहता है कि स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता छोड़ने वाला व्यक्ति भारत के विदेशी नागरिक ओसीआई के लिए आवेदन करने हेतु पात्र नहीं है। तो होता है भाई, ये होता है। तो तीसरा चौथा भी गलत हो जाएगा, यानी 3 और 4 गलत और 2 और 1 सही। कुल मिलाकर देखेंगे इसमें तो 2 कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर इसमें बी लगा देंगे कि ओनली हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आएगा अब। देखेंगे यहाँ पर, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उसने पानीपत के तीसरे युद्ध में विजय के बाद शाह आलम द्वितीय को मुगल सम्राट घोषित किया। वही दूसरा है कि भारत से वापस जाते समय वह अपने साथ शाहजहां का मयूर सिंहासन भी ले गया। वही उसमें लगा था, वो जो कोहिनूर हीरा था, इसी में लगा था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है दूसरा? कि भारत से वापस जाते समय वह अपने साथ शाहजहां का मयूर सिंहासन भी ले गया। तो देखेंगे, जो करनाल का युद्ध कब हुआ था? 1739 में। नादिर शाह का आक्रमण जब हुआ था ना 1738-39 में, तो उसी समय करनाल के युद्ध के बाद नादिर शाह ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और उसने शहर को लूटा और बजाने जो खजाने के साथ साथ तब्र ए ताउस मयूर सिंहासन भी साथ ले गया था। ठीक है, कौन ले गया था? वो था नादिर शाह, न कि अहमद शाह अब्दाली। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। पहला कथन सही है इसमें कि पानीपत के तीसरे युद्ध में विजय के बाद शाह आलम द्वितीय को मुगल सम्राट घोषित किया गया था। तो पहला सही, दूसरा कथन क्योंकि दूसरा गलत है, क्योंकि वो नादिर शाह था। चलिए ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ग्राम न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्राम न्यायालय प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेटों का न्यायालय होता है। और दूसरा है, ग्राम न्यायालय में पीठासीन न्यायाधिकारी की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा हाईकोर्ट के परामर्श से की जाती है। और तीसरा है, ग्राम न्यायालयों की अध्यक्षता करने वाले न्यायाधिकारी पूर्णतः न्यायिक अधिकारी होते हैं। कौन सा सही होगा इसमें से? केवल ऑप्शन देख लीजिए, 1 और 2, केवल 2, 1 और 3, या तो तीनों कथन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। तो ग्राम न्यायालय प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेटों का न्यायालय होता है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि ग्राम न्यायालय में पीठासीन न्यायाधिकारी की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा हाईकोर्ट के परामर्श से की जाती है। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसके देखेंगे, इसमें पीठासीन अधिकारी जो है न्यायाधिकारी की नियुक्ति जो है राज्य सरकार द्वारा हाईकोर्ट के परामर्श से की जाती है, न कि गवर्नर के। दूसरा कथन गलत। और तीसरा इसमें सही है कि ग्राम न्यायालयों की अध्यक्षता करने वाले न्यायाधिकारी पूर्णतः न्यायिक अधिकारी होते हैं। कुल मिलाकर 1 और 3 सही है। 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर कौन से में है? तो देखेंगे आगे, ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल कर्तव्य पता है आपको? पहले मूल कर्तव्य के बारे में बता देता हूँ मैं। देखिए, मूल कर्तव्य भाग कौन से है? भाग 4 के क में है। और कौन से में है आर्टिकल में? तो 51 के क में है। ठीक है, तो ये है भाग 4। और इसके बारे में और बताता हूँ मैं। 1942 में ये सोवियत संघ, यानी कि जो रूस से लिया गया था। 1942 में नहीं, 42वां संविधान संशोधन 1976, सॉरी मैंने 1942 बोल दिया था। 1976 42वां संविधान संशोधन। उस समय 10 लिए गए थे, उसमें इस एक बार संशोधन करके उसमें एक और जोड़ दिया गया था 2002 में। तो कुल मिलाकर टोटल कितने हो गए हैं? 11 हो चुके हैं। तो ये है पूरा मूल कर्तव्य क्या है। अब देखिए मूल कर्तव्य के बारे में क्या है। इसमें मूल कर्तव्य 11 हैं। तो मूल कर्तव्य राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के विरुद्ध चेतावनी के रूपों में कार्य करते हैं। और दूसरा है कि संसद मूल कर्तव्यों को पूरा करने में विफलता के लिए जुर्माना या दंड दिए जाने का प्रावधान नहीं कर सकती है। और तीसरा है कि मूल कर्तव्य नागरिकों में यह भावना पैदा करते हैं कि वे देश के शासन में केवल दर्शन न होकर सक्रिय भागीदार हैं। कौन सा सही होगा इसमें से? 1 और 3, 1 और 2, 1, 2, 3, या तो ओनली 2? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे। पढ़ लीजिए ध्यान से, इसका आंसर करिए। देखिए, मूल कर्तव्य राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के विरुद्ध चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं, बिल्कुल सही है।
वही दूसरा है कि संसद मूल कर्तव्यों को पूरा करने में विफलता के लिए जुर्माना या दंड दिए जाने का प्रावधान नहीं कर सकती है, तो बिल्कुल कर सकती है। दूसरा कथन गलत हो जाएगा इसमें, दूसरा कथन इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए, इन्हें कानून बनाकर लागू किया जा सकता है और संसद को किसी भी मूल कर्तव्य के उल्लंघन के मामले में किसी भी प्रकार का जुर्माना या दंड प्रावधान करने का भी अधिकार दिया गया है, ठीक है। तीसरा है कि मूल कर्तव्य नागरिकों में यह भावना पैदा करते हैं कि वे देश के शासन में केवल दर्शक न होकर सक्रिय भागीदार हैं, तो ये भी सही है। कुल मिलाकर 1 और 3 सही हो जाएगा और दूसरा वाला गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर लगाएंगे ए, 1 और 3 सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, यंग बंगाल आंदोलन के डेरेजियो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उन्होंने हिंदू धर्म की धार्मिक और सामाजिक रूढ़िवादिता के लिए बौद्धिक चुनौती उत्पन्न की थी। और दूसरा है, उन्हें अंग्रेजों पर पूर्ण विश्वास नहीं था तथा उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को अस्वीकार कर दिया था। और तीसरा तीसरा देखेंगे, उनका कथित नास्तिकवाद प्रसिद्ध हुआ जो शराब और निषिद्ध मांस के सेवन के माध्यम से प्रकट हुआ। कितने सही हैं इसमें से? केवल 1, केवल 2, सभी तीन है तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, उन्होंने हिंदू धर्म की धार्मिक और सामाजिक रूढ़िवादिता के लिए बौद्धिक चुनौती उत्पन्न की थी। बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि उन्हें अंग्रेजों पर पूर्ण विश्वास नहीं था तथा उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को अस्वीकार कर दिया था। तो दूसरा कथन इसमें गलत हो जाएगा, दूसरा कथन इसमें गलत हो जाएगा। देखिए, वे अंग्रेजों और अंग्रेजी शिक्षा पर पूर्ण विश्वास करते थे। और तीसरा है कि उनका कथित नास्तिकवाद प्रसिद्ध हुआ जो शराब और निषिद्ध मांस के सेवन के माध्यम से प्रकट हुआ था। तो ये सही है। कुल मिलाकर 1 और 3 यानी कि 2 कथन सही हो गए ना, 2 कथन सही हो गए। तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे इसमें? ऑप्शन नंबर इसमें बी लगा देंगे, ओनली 2 हो जाएगा, ठीक है, ओनली 2 सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, लॉर्ड क्रॉस अधिनियम 1892 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें केंद्र प्रांतों दोनों में विधान परिषदों के विस्तार का प्रावधान किया गया था। और दूसरा है, इस अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश भारत में पहली बार परिषदों के लिए चुनाव का प्रावधान किया गया था। और तीसरा है कि इसके प्रावधानों में बजट पर चर्चा करने और उस पर मतदान करने के अधिकार शामिल थे। कितने सही होंगे इसमें से? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, तो इसमें केंद्र और प्रांत दोनों में विधान परिषदों के विस्तार का प्रावधान किया गया था। तो ये कथन बिल्कुल सही है। वही दूसरा है कि इस अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश भारत में पहली बार परिषदों के लिए चुनाव का प्रावधान किया गया था। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा, दूसरा कथन गलत हो जाएगा। देखिए, इन परिषदों का गठन वास्तव में सदस्यों के निर्वाचन के बजाय चयन के माध्यम से किया जाना था। वही तीसरा है कि इसके प्रावधानों में बजट पर चर्चा करने और उस पर मतदान करने का अधिकार शामिल थे। तो देखिए, इसमें नहीं था ये, तीसरा तीसरा और भी कथन गलत हो जाएगा। इसमें विधान मंडलों पर बजट पर चर्चा की जा सकती थी, किंतु उन पर मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। तो सिर्फ एक कथन सही हुआ है, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए लगा देंगे, ओनली 1 होगा, ओनली 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर करेंगे। 10 क्या है कि भारतीय संविधान की संघीय विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें केंद्र में संघ सरकार और परिधि में राज्य सरकारों के साथ द्वैध राज पद्धति शामिल है। और दूसरा है, द्विसदनीयता भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की संघीय विशेषता को सुदृढ़ करती है। तो कितने सही होंगे? केवल 1, केवल 2, दोनों सही या दोनों गलत? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10,
चलिए, तो आप लोग का आंसर कर रहे हैं, अगर सी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा कि दोनों के दोनों ही कथन सही है। ऑप्शन नंबर पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, कांग्रेस वो अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षाओं में से एक है इसके शांतिपूर्ण अंत सहयोग करना है। ये प्रसिद्ध पंक्तियां किसका है? डफरिन का, इरविन का, कर्जन का या हैमिल्टन का? बताइए कौन है, कौन कहा था ऐसा? बंगाल विभाजन जिसके समय हुआ था वही समय। कौन है ये? कर्जनवा है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, कर्जन। अपने नाम के सामने सब लाड लगाते थे ताकि इनको सब सर कह सके, लाड कर सकते थे। तो इसमें सी हो जाएगा, कर्जन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12। मूलतः भारत में सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा की शक्ति का दायरा संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में संकीर्ण है, क्योंकि भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुच्छेद 21 के विपरीत अमेरिकी संविधान में विधि की सम्यक प्रक्रिया का प्रावधान है। तो कौन सा कथन सही होगा इसमें से? देखेंगे, दोनों कथन सही है, सही व्याख्या करता है, या तो दूसरा वाला ऑप्शन है कि सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी क्या है कि पहला सही है दूसरा गलत है, और ऑप्शन डी है कि पहला गलत है दूसरा सही है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में अगर आप देख सकते हैं तो वीडियो को रोक के भी आंसर कर सकते हैं। वैसे मैं आंसर बताने जा रहा हूँ। ऑप्शन नंबर पहला इसमें हो जाएगा कि दोनों कथन सही है और सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन नंबर ए लग जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। सुधार अधिनियम, गवर्नर जनरल वायसराय। सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1829 विलियम बेंटिक। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 डलहौजी। सम्मति आयु अधिनियम 1891 लॉर्ड लैंसडाउन। कितने सही हैं? क्वेश्चन नंबर 13। अगर आपको समय भी याद रहेगा, टाइम, तो भी पता चल जाएगा कि किसने सुधार किया होगा। चलिए देखिए, सती प्रथा उन्मूलन 1829 विलियम बेंटिक, बिल्कुल ठीक है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, ये कैनिंग का समय था, कैनिंग का। और सम्मति आयु अधिनियम 1891, ये लॉर्ड लैंसडाउन, तो ये भी ठीक है। पहला सही है, तीसरा सही है। कुल मिला के अगर ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे इसमें, ओनली 2 का ऑप्शन, तो सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन मैंने नहीं दिखाया था, लेकिन फिर भी आपको 2 ऑप्शन कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 14 है, पेरिस सिद्धांत को संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1993 में अपनाया गया था। यह सिद्धांत मुख्य रूप से संबंधित है मानवाधिकारों से, जलवायु परिवर्तन से, महामारी से या लैंगिक समानता से? बताइए किससे है 1993 का पेरिस सिद्धांत? तो ये था मानवाधिकारों से। ऑप्शन नंबर इसमें ए लगा देंगे, मानवाधिकारों से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब 15 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। शिक्षण संस्थान और गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान स्थापित संस्कृत कॉलेज ये कार्नवालिस है, ये कलकत्ता का मदरसा वेलेजली, और फोर्ट विलियम कॉलेज वारेन हेस्टिंग। कितने सुमेलित हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन है तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। तो जब कलकत्ता का मदरसा ये 1781 बना था ना, देखेंगे दूसरा वाला मदरसा बना था, तो ये कौन था इसमें? ये था हेस्टिंग था। कौन था? हेस्टिंग था, वारेन हेस्टिंग था। वही ये संस्कृत कॉलेज, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस का, ये ठीक है। फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम कौन हो जाएगा बताइए, थोड़ा सा क्लू मिला होगा। तो फोर्ट विलियम का हो जाएगा वेलेजली। तो कुल मिलाकर पहला सही है, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। संस्कृत कॉलेज कार्नवालिस, मदरसा जो है हेस्टिंग, फोर्ट विलियम वेलेजली। क्वेश्चन नंबर 16। सुर्खियों में रहे द्वीप और देश, मैकेरी मैक्वेरी ब्राज़ील, मुनरो थुरुथु भारत, सिनिया जापान। कितने सही हैं इसमें से?
देखिए इसमें पहला दिया है मैक्वेरी, ये ब्राज़ील दिया है, जो कि गलत हो जाएगा, ब्राज़ील नहीं होगा इसमें। ये देखिए कहाँ पर है, तो देखेंगे ये न्यूज़ीलैंड और अंटार्कटिका के बीच में स्थित है, ठीक है? मैक्वेरी जो द्वीप है प्रशांत महासागर में एक द्वीप है, जो कि न्यूज़ीलैंड और अंटार्कटिका के बीच में स्थित है। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। वही दूसरा है कि मुंद्रो थुरुथु, ये भारत दिया हुआ है, तो दूसरा वाला कथन इसमें सही है, दूसरा वाला इसमें सही हो जाएगा, ठीक है? और तीसरा देखेंगे, तो तीसरा हो जाएगा सिनिया, ये जापान दिया हुआ है, सिनिया जापान, तो सिनिया भी गलत हो जाएगा। ये यूएई में है, कहाँ पर है? यूएई में है, फारसी खाड़ी में, यूएई में हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही है, यानी कि ऑप्शन ए लगा देंगे, ओनली वन हो जाएगा इसमें, ओनली वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संसद में कार्रवाई को हटाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हटाए गए हिस्से संसद के रिकॉर्ड में मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन मीडिया हाउस द्वारा रिपोर्ट किए जा सकते हैं। वही दूसरा है, किसी शब्द या भाषण के हिस्से को हटाने का निर्णय अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, तो कौन सा सही होगा? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? 17 नंबर। देखिए कार्रवाई के हटाए जाने गए हिस्से के संसद के जो रिकॉर्ड होते हैं वे मौजूद नहीं रहेंगे, साथ ही उन्हें अब मीडिया हाउस द्वारा रिपोर्ट नहीं किया जा सकता है, और भले ही उन्हें कार्रवाई के लाइव प्रसारण के दौरान सुना गया हो, फिर भी हटा देना पड़ेगा, ठीक है? तो पहला कथन गलत और दूसरा इसमें सही है, किसी शब्द या भाषा के हिस्से को हटाने का निर्णय अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही भी है। क्या पता कौन से ऐसे कोई भाषा किया प्रयोग किया गया हो, क्योंकि संसद में बहुत ऐसे बात बोले जाते हैं, तो इंटरनेशनल भी देखा जाता है, तो बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा देश के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18 है, कोई व्यक्ति भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड प्राप्त करने के लिए पात्र है यदि ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा किसी भी समय भारतीय पासपोर्ट धारण किया गया हो, और दूसरा है ऐसा व्यक्ति जो भारत के किसी नागरिक का पति पत्नी हो, तीसरा है वह व्यक्ति जिसके परदाता या दादा का जन्म भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत परिभाषित भारत में हुआ हो और वे भारत के अस्थायी निवासी हो। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करेंगे। तो देखेंगे ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा किसी भी समय भारतीय पासपोर्ट धारण किया गया हो, पहला सही है। ऐसा व्यक्ति जो भारत के किसी नागरिक का पति या पत्नी हो, सही है। तीसरा है वह व्यक्ति जिसके परदादा या दादा का जन्म भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत परिभाषित हुआ हो और वे भारत के अस्थायी निवासी हो, तो ये भी सही है। कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर इसमें सी लगा देंगे, सभी तीनों कथन सही है। अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। निम्नलिखित मोटे अनाजों पर विचार कीजिए। कोदो, चीना प्रोसो, रागी, सांवा यानी बार्नयार्ड। उपयुक्त मोटे अनाजों में से कितने छोटे दाने वाले मोटे अनाज के उदाहरण हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, सभी चार? 19 नंबर, 19 नंबर का आंसर करेंगे। तो इसमें चीना हो जाएगा, कौन सा? चीना प्रोसो हो जाएगा। चीना प्रोसो के बाद देखेंगे इसमें, तो कंपनी के ये मिनेट, कुटकी जो होते हैं कि कुटकी लिमिट होंगे, लिटिल, और सांवा हो जाएंगे, और कोदो भी शामिल इसमें है, ठीक है? सांवा हो जाएगा, रागी इसमें नहीं आएगा, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर इसमें सी लगा देंगे, तीन कथन होगा इसमें से, कोदो, चीना, सावा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करके ही भारतीय राज्य क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को सौंपा जा सकता है, और दूसरा है भारत और अन्य देश के बीच सीमा विवाद के निपटान हेतु संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है इसमें से? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत? कौन सा कथन सही नहीं है? तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करके ही भारतीय राज्य क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को सौंपा जा सकता है, तो पहला कथन सही है। और दूसरा कह रहा है भारत और अन्य देश के बीच सीमा विवाद के निपटान हेतु संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है, तो ये भी सही है। कौन सा कथन सही नहीं है? कोई भी कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा कि दोनों कथन सही है, नहीं पूछा हुआ था तो ऑप्शन नंबर इसमें डी लगा देंगे क्योंकि दोनों कथन सही था, गलत कोई भी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आता है आपके सामने, मराठा शासक और महत्वपूर्ण घटनाएं। बालाजी विश्वनाथ सामने दिया है, मुगलों से चौथ और सरदेश मुखी के अधिकार संरक्षित किए। रघुनाथ राव अंग्रेजों के साथ बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किए। और माधवराव शाह आलम द्वितीय को मुगल सिंहासन पर पुनः आसीन किया। कितने सही हैं इसमें से? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, ये तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21, बालाजी विश्वनाथ ये मुगलों से चौथ और सरदेश मुखी के अधिकार संरक्षित किए, क्या सही है? तो बिल्कुल सही है, ये है। वही दूसरा रघुनाथ राव के सामने दिया है, अंग्रेजों के साथ बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किए। तो देखिए रघुनाथ राव के जो पुत्र थे ना, कौन थे? बाजीराव थे। बाजीराव द्वितीय जो थे, रघुनाथ के पुत्र बाजीराव द्वितीय वो थे। ठीक है, दूसरा कथन इसमें गलत हो जाएगा, पहला सही है। और तीसरा है माधवराव जो शाह आलम द्वितीय को पुनः मुगल सिंहासन पर पुनः आसीन किया, तो ये भी सही है। कुल मिलाकर इसमें दो कथन सही हुए हैं। दो कथन सही हुए तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आपके सामने बी हो जाएगा कि बी लगा देंगे, ओनली टू। ठीक है, ओनली टू हो जाएगा। चलिए 22 नंबर देखेंगे। भारतीय भूगोल के संदर्भ में पारकाचिक, पिंडारी और माचुई पर्वत, ऑप्शन है पर्वत, ग्लेशियर, नदियाँ या लवणीय जल वाले झीलें। 22। क्वेश्चन नंबर 22 में ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, ग्लेशियर हो जाएगा, ग्लेशियर। 23, निम्नलिखित ब्रिटिश भारतीय अधिनियमों पर विचार कीजिए। प्रेस अधिनियम 1835, अनुज्ञप्ति अधिनियम 1857 और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, भारतीय प्रेस अधिनियम 1910। उपयुक्त में से कौन से अधिनियम भारत में प्रेस की स्वतंत्रता का पर अंकुश लगाने के लिए लाए गए थे? अंकुश लगाने के लिए 1, 2, 3, 2, 3, 4, ऑप्शन सी है 1, 3, 4 या ऑप्शन डी है 1, 2, 4। चलिए बताइए 23 नंबर, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए प्रेस 1835 का अधिनियम हटा दीजिए और जैसे ही आप हटाएंगे इसको आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसमें आप क्या लगा देंगे? आप लगाएंगे इसमें ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, 2, 3, 4 यानी कि अनुज्ञप्ति अधिनियम 1857 और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 का। तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। कूका आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी शुरुआत 1840 में रणजीत सिंह द्वारा की गई थी। और दूसरा है, प्रारंभ में यह एक धार्मिक आंदोलन था लेकिन बाद में राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया था। और तीसरा है, इसने अंग्रेजी कानूनों और शिक्षा के बहिष्कार का समर्थन किया था। तो कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, और या तो ऑप्शन डी है कोई नहीं। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करेंगे सभी लोग। इसको ध्यान से पढ़िए, इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 24 कूका आंदोलन है। इसका शुरुआत 1840 में रणजीत सिंह द्वारा किया गया था। क्या सही है? देखिए कूका आंदोलन का शुरुआत जो है 1840 में पश्चिमी पंजाब में भगत जवाहर मल द्वारा की गई थी। भगत जवाहर मल, जो कि भगत जवाहर मल को सियान साहब भी कहा जाता है। और इनका उपरांत जो बाबा राम सिंह आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता भी थे। राम सिंह ने ही नामधारी सिंह संप्रदाय की स्थापना की थी। तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर इसमें लिखेंगे पहला वाला जो है गलत हो जाएगा, रणजीत सिंह नहीं हो जाएंगे। प्रारंभ में ये एक धार्मिक आंदोलन था लेकिन बाद में राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया था, तो ये सही हो जाएगा। और तीसरा है कि इसने अंग्रेजी कानूनों और शिक्षा के बहिष्कार का समर्थन किया था, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, इसमें ओनली टू हो जाएगा। दो कथन सही है, दो कथन इसमें सही हुए। चलिए 25 नंबर देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी कह रहा है कंपनी ने पूर्वी भारत में अपना पहला कारखाना उड़ीसा में स्थापित किया। दूसरा है कंपनी ने पुर्तगाल से बॉम्बे द्वीप प्राप्त कर लिया। तीसरा है कंपनी को हुगली में व्यापार करने की अनुमति दी गई।
और चौथा है कंपनी ने दक्षिण में अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में स्थापित किया। अब घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपके सामने ऑप्शन ही दिख रहा होगा, 1 2 3 4, 4 1 2 3, 4 2 3 1 या 4 1 3 2। 25 नंबर का आंसर। ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में है। तो कंपनी ने दक्षिण में अपना पहला स्थापना कब किया था, ये कारखाना मसूलीपट्टनम में? ये किया था 1611 में किया था ना, 1611 में किया था। ठीक है। 1613 में सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक अस्थायी कारखाना भी स्थापित किया। सूरत का नाम दिया था इसमें? नहीं, 1611 का हो गया। देखेंगे उड़ीसा का दिया था कि 1633 में हुआ था, ये 1633 में उड़ीसा का में हुआ था। उसके बाद जो है कि 1651 में 51 में कंपनी को हुगली बंगाल में व्यापार करने की अनुमति मिली थी। ठीक है, तो कब मिला था? 1651 में। अच्छा, वही अब देखेंगे दूसरा नंबर का। 1668 में कंपनी ने बॉम्बे द्वीप को पुर्तगाल से अपने अधिकार में ले लिया था। कब हुआ था? 1668 में। तो कुल मिलाकर देखेंगे तो 1611 चौथा, और फिर 1633 पहला, तीसरा होगा 1651, और फिर चौथा दूसरा हो जाएगा 1668। ऑप्शन नंबर इसमें डी लगा देंगे, 4 1 3 2, 4 1 3 2। ठीक है, सबका कार्यकाल आपको सामने दिख रहा है। और इसी साथ आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधानसभा के किसी विधेयक को सीधे राज्य के राज्यपाल के हस्तक्षेप के बिना अस्वीकार करने का कोई प्रावधान नहीं है। वही दूसरा है, राज्य विधानसभा राष्ट्रपति को भेजे गए विधेयकों पर लगे वीटो को रद्द नहीं कर सकती। कितने सही नहीं है इसमें से? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा सही नहीं है वो बताना है। चलिए फिर देखेंगे। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधानसभा के किसी विधेयक को सीधे राज्य के राज्यपाल के हस्तक्षेप के बिना अस्वीकार करने का कोई प्रावधान नहीं है। ये भी सही है। वही दूसरा है कि राज्य विधानसभा राष्ट्रपति को भेजे गए विधेयकों पर लगे वीटो को रद्द नहीं कर सकती है। तो ये भी सही है। जब दोनों ही सही है तो ऑप्शन नंबर इसमें डी लगा देंगे। नहीं पूछा हुआ था कौन सा सही नहीं है, कोई भी सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। दोनों के दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। चलिए 27 नंबर देखेंगे। दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में है। आपको पता होगा दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची में रखा गया है। दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में तो पहला है कि दल बदल के आधार पर किसी सदस्य को निरर्हर घोषित करने की प्रक्रिया किसी व्यक्ति के लाभ के पद पर होने की स्थिति में उसे निरर्हर घोषित करने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के समान है। और दूसरा है कि पीठासीन अधिकारी स्वतः संज्ञान लेकर दल बदल का मामला उठा सकता है। तो कौन सा कथन सही है इसमें से? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत। 27 नंबर। चलिए, पहला क्या कह रहा है कि दल बदल के आधार पर किसी सदस्य को निरर्हर घोषित करने की प्रक्रिया किसी व्यक्ति के लाभ के पद पर होने की स्थिति में उसे निरर्हर घोषित करने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के समान है, जो कि पहला कथन बिल्कुल गलत है। देखिए, इसमें किसी व्यक्ति द्वारा लाभ का पद धारण करने की स्थिति में उसकी निरर्हरता के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के तहत किसी सदस्य को निरर्हर घोषित करने का निर्णय चुनाव आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति सांसदों के मामलों और राज्यपाल विधायकों के मामलों पर द्वारा किया गया जाता है। ठीक है, तो पहला कथन गलत हो जाएगा। वही दूसरा कह रहा है कि पीठासीन अधिकारी स्वतः संज्ञान लेकर दल बदल का मामला उठा सकता है, जो कि दूसरा भी कथन इसमें गलत हो जाएगा। दूसरा भी कथन इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखेंगे नियम के अनुसार पीठासीन अधिकारी दल बदल से संबंधित मामलों को संज्ञान में तभी लेता है जब सदन के किसी सदस्य द्वारा उसे शिकायत प्राप्त हो। तो कुल मिलाकर इसमें ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। दोनों के दोनों ही कथन गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। वे भारतीय मूल के एक छात्र थे और उत्तरी अमेरिका में भारतीय समुदाय के प्रथम नेताओं में से एक थे।
और एक थे, उन्होंने फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार का प्रकाशन शुरू किया तथा वे ब्रिटिश सरकार की कपटी प्रकृति को प्रकट करना चाहते थे। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित भारतीय क्रांतिकारियों में से किसका वर्णन किया गया? अब्दुल मोहम्मद बरकतुल्लाह, रास बिहारी बोस, तारक नाथ दास, जीडी कुमार। 28 नंबर किसकी बात किया जा रहा है ये? तो ये किया जा रहा है तारक नाथ दास। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तारक नाथ दास। चलिए 29 नंबर देखेंगे इसमें। जीएसटी के बारे में है। वस्तु एवं सेवा कर परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2016 के 100वें संविधान संशोधन अधिनियम में एक नया अनुच्छेद 379 ए जोड़ा गया, जो राष्ट्रपति को जीएसटी परिषद के गठन का अधिकार प्रदान करता है। वही दूसरा है, इसका कोरम पूरा करने हेतु 50% सदस्यों का होना अनिवार्य है, जबकि इसके निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 3/4 के बहुमत से लिए जाते हैं। और तीसरा है कि परिषद में कोई पद रिक्त होने अथवा इसके गठन में त्रुटि होने के आधार पर इसके द्वारा किया गया कोई भी कार्य अमान्य नहीं होगा। कितने सही हैं इसमें से? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 29। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब दीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए, 100वां की जगह 101वां संविधान संशोधन है। ठीक है, 101वां। देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है कि कोई संविधान संशोधन का जो है, देखिए जीएसटी से मतलब क्या है? पैसे से संबंधित है। जीएसटी में क्या लगता है? जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है ना, पैसा लगता है। अच्छा, आप कहीं भी शादी विवाह में जाते हैं तो पैसा कैसे देते हैं? 51 रुपये, 101 रुपये, 102 रुपये, मतलब 201, 151 ऐसे देते हैं ना। तो ऐसे अब मान लीजिए किसी को 101 रुपये देने हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 101 संविधान संशोधन, पैसे की बात है तो 101वां संविधान संशोधन याद करने का सिर्फ तरीका है। तो पहला कथन गलत। दूसरा कह रहा है, इसका कोरम पूरा करने हेतु 50% सदस्यों का होना अनिवार्य है, जबकि इसके निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 3/4 के बहुमत के लिए जाते हैं। तो दूसरा कथन इसमें, तो दूसरा तो इसमें सही हो जाएगा ना, दूसरा इसमें सही हो जाएगा। और तीसरा है कि परिषद में कोई पद रिक्त होने अथवा उसके गठन में त्रुटि होने के आधार पर इसके द्वारा किया गया कोई भी कार्य अमान्य नहीं होगा। तो तीसरा भी सही है। कुल मिलाकर दो कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर बी लग जाएगा। ठीक है, दो कथन सही हुए, ओनली 2। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। रंग घर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह असम के शिवसागर जिले में स्थित एक 2 मंजिला एम्पी थिएटर है, और दूसरा है कि इसका निर्माण लचित बरफुकन के शासनकाल के दौरान किया गया था। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही, या दोनों गलत? 30 नंबर का आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए, रंग घर असम के शिवसागर जिले में स्थित एक ऐतिहासिक एम्पी थिएटर है। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में 100वें संस्करण में आयोजित लेजर शो के दौरान धार्मिक प्रतीकों को प्रस्तुत करने के कारण इसकी काफ़ी आलोचना हुई, और एम्पी थिएटर एक लगातार ऊंची होती सीटों की पंक्तियों से घिरा हुआ एक बड़ा जो है खुला क्षेत्र होता है। ठीक है, तो ये एम्पी थिएटर की बात कर रहा था, जो कि पहला कथन सही है। दूसरा कह रहा है कि इसका निर्माण लचित बरफुकन के शासनकाल के दौरान किया गया था। दूसरा कथन इसमें गलत हो जाएगा। देखिए, इसे 2 मंजिला इसमें थिएटर में ये 18वीं शताब्दी के मध्य में स्वर्गदेव प्रमत्त सिंहा के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? स्वर्गदेव प्रमत्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए आज 30 क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा किया जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं आप वीडियो।